करीब रात के 10 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हवा तेज और ठंडी चल रही थी। जंगल के बीच एक कच्ची पक्की रोड बनी हुई थी। उस रोड पर एक कार खड़ी हुई थी। कार का मालिक वहां खड़ा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल पर निगाह डालता और बुरा सा मुंह बनाकर इधर उधर टहलने लगता। वह एक इंजीनियर था जिसका नाम वरुण था, जो उस रोड को बनाने का काम कर रहा था। तभी एक जोरदार आंधी चली। वरुण भागकर अपनी कार के अंदर बैठने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वरुण उस हाथ के ठंडे स्पर्श से अंदर तक सिहर गया। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें रात के अंधेरे में लाल लाल चमक रही थी। वरुण ने हकलाते हुए उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं इस जगह की तरफ अब कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। उस परछाई ने भारी आवाज में वरुण से कहा, अब कोई फायदा नहीं। अचानक एक जोरदार आवाज में बादल गरजे और भयंकर बिजली चमकी। उस बिजली की रोशनी में जैसे ही वरुण की नजर उस परछाई पर पड़ी, वरुण के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। अगली सुबह वरुण की लाश दिव्या रोड पर बड़ी बुरी अवस्था में मिली। इस घटना के 8 दिन बाद आर्यन जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स खंगाल रहा था और वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहा था। आर्यन को बड़बड़ाते देखकर उसकी पत्नी निधि ने उससे पूछा, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑफिस से एक मेल आया है। कल कंस्ट्रक्शन का काम दिव्या रोड पर है, इसलिए मुझे वहां पर जाना है। आर्यन एक सिविल इंजीनियर था और इस बार पोस्टिंग उसे अपने ही जिले में मिली थी। दिव्या रोड का नाम सुनकर निधि को कुछ याद आ गया। वह दिव्या रोड के बारे में गूगल पर सर्च करने लगी। तभी एक साइट पर उसकी नजर गई। वहां लिखा था, खून का प्यासा रोड, दिव्या रोड, खौफनाक एक भूतिया रोड। लैपटॉप पर निधि के सामने अंधेरे में लिए उस रोड के फोटो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। निधि के मन में डर बैठ गया। उसके दिल में अजीब अजीब सा ख्याल जन्म लेने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। वह खौफ के आलम में आर्यन से डरते हुए बोली, आप रोजाना घर तो आएंगे ना? आर्यन फाइल में पढ़ते पढ़ते बोला, अरे घर नहीं आऊंगा तो क्या वहीं पर घर बनाकर रहूंगा? कैसी बातें करती रहती हो। निधि ने लैपटॉप में आर्यन को वो भयानक तस्वीरें दिखाने लगी। तस्वीरें देखने के बाद आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी ना कमाल करती हो। अरे ये तस्वीरें सही भी है या नहीं, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, ये सब फेक है। और वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह हो गई थी। आर्यन नाश्ता कर रहा था और निधि लंच के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। तभी ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। आर्यन ने वक्त देखा तो 9:15 बज रहे थे। वह फटाफट उठकर बैठ गया। उसने निधि को आवाज लगाई, निधि, मैं जा रहा हूँ। जी बस 5 मिनट रुकिए, टिफिन तैयार है। अरे रहने दो, लेट हो रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा। और वो गाड़ी में बैठकर चला गया। निधि को अफसोस हुआ कि पहली बार आर्यन बिना टिफिन के चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद वह साइट पर पहुंच गया। वहां मजदूर काम कर रहे थे। आर्यन ने अपने नए असिस्टेंट से काम की जानकारी ली। उसके असिस्टेंट का नाम मनोज था। आधा काम तो हो गया है सर, आधा काम आप पर छोड़कर गए हैं वरुण सर। वरुण? कौन वरुण? और आधा काम करवाकर उन्होंने क्यों छोड़ दिया काम? आर्यन की बात सुनकर मनोज थोड़ा सकपका गया। उसने वरुण की मौत की बात आर्यन से छुपा ली। पता नहीं सर, अचानक छोड़कर चले गए, किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए। असिस्टेंट मनोज रहस्यमयी ढंग से बोला, मगर उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने धीमे से आर्यन से कहा, एक और बात सर, आज तक इस रोड का काम कोई पूरा नहीं कर पाया। किसी ने यह प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया तो कोई गायब हो गया, तो किसी की यहीं पर एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या मनोज, 21वीं सदी के पढ़े लिखे इंजीनियर होकर ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? अनबिलीवेबल। नहीं करता था सर, लेकिन वरुण सर के पहले ये प्रोजेक्ट रवि सिंह सर के पास था। उनकी मौत और फिर वरुण सर की मौत के बाद मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये रोड भूतहा है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो काम छोड़कर चले गए। मुझे लगा कि
आप भी डर की वजह से काम छोड़कर ना चले जाएं। मैं इन बातों को नहीं मानता मनोज। रवि सिंह साहब की मौत हो सकता है, एक एक्सीडेंट हो, और वरुण की मौत के पीछे भी कोई कारण हो सकता है। तभी आर्यन के मोबाइल का रिमाइंडर बजा। लंच टाइम, सब खाना खाने बैठ गए। मनोज खाने का टिफिन लाया था। उसने छायादार पेड़ के नीचे बैठकर आर्यन को भी बुला लिया, लेकिन आर्यन टिफिन नहीं लाया था। आर्यन ने सोचा कि अगर वो मनोज से कहेगा कि वो टिफिन नहीं लाया है तो मनोज को अपना खाना उसे शेयर करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ओह आज मेरा फास्ट है। ये बोलकर वो थोड़ा दूर छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया और मुंह पर रुमाल डालकर थोड़ी देर सुस्ताने लगा। तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आर्यन के पास आया और उसने घूरते हुए कहा, कहाँ साहब भूखे होंगे, ये थोड़ी सी छाछ पी लीजिए, गर्मी से थोड़ा आराम मिलेगा। आर्यन ने सोचा ये छाछ जरूर मनोज ने भेजी होगी। आर्यन को भूख तो लगी ही थी और आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसने मना नहीं किया और झट से पी गया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम खत्म होने के बाद मनोज आ गया। आर्यन ने मनोज से पूछा, छाछ तो अच्छी थी मनोज, हम बचपन में नानी के यहाँ ऐसी ताजी छाछ पीता था। छाछ? कौन सी छाछ सर? मनोज ने कांधे उचकाते हुए कहा, अरे मुझे लगा वो छाछ तुमने भेजी थी, तो वो कौन था? मनोज आश्चर्य से आर्यन को देखने लगा। अरे हो सकता है कोई मजदूर लाया हो। यहाँ अधिकांश मजदूर आसपास के गांव से आते हैं सर। आर्यन शाम को ऑफिस से घर आया तो निधि उसी का इंतजार कर रही थी। आप मुंह हाथ धोइए, मैं खाना लगाती हूँ, सुबह से भूखे होंगे। खाना खाते वक्त उसने मनोज की कही बातें निधि को बताई। आप ये प्रोजेक्ट प्लीज छोड़ दीजिए ना, मुझे सुबह से अजीब महसूस हो रहा है। अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया और तुम छोड़ने की बात कर रही हो, और अगर छोड़ दिया तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगले दिन आर्यन साइट पर काम कर रहा था, तभी अचानक रोड रोलर का हैंडल जाम हो गया और चालक नीचे कूद गया। वो रोड रोलर आर्यन की तरफ आने लगा। तभी आर्यन को किसी मजदूर ने दूसरी तरफ धक्का दे दिया और वो बच गया, वरना आर्यन का रोड रोलर पर ही पापड़ बन जाता। सभी लोग इकट्ठे हो गए, मनोज भी आ गया। शुक्र है भगवान का, ज्यादा चोट नहीं लगी सर। आर्यन ने इस घटना के बारे में निधि को कुछ नहीं बताया, ये सोचते हुए कि इस हादसे को लेकर वो बेवजह परेशान हो जाएगी। दूसरे दिन वो फिर से साइट पर गया। आज मनोज छुट्टी पर था और आर्यन के मन में अभी भी कल का वाकया घूम रहा था। तभी उसके पास खड़े ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली खुल गई और उसमें भरा कंक्रीट धड़ाधड़ बाहर निकलने लगा। ट्रैक्टर के ड्राइवर ने तुरंत ट्रैक्टर को आगे ले लिया, वरना आर्यन की वहीं पर समाधि पक्की थी। अब उसे सचमुच चिंता होने लगी। रोज के हादसे से वो परेशान हो गया था। शाम हो चुकी थी, रात होने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। सभी मजदूर भी जा चुके थे। आर्यन जैसे ही कार में बैठा, मोबाइल पर एक मेल फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि कलेक्टर विजिट के लिए आ रहे हैं। इस वक्त आर्यन ने खुद से ही पूछा, ठीक है भाई, सरकार के नौकर ही तो है हम। लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया तो उसके ड्राइवर ने कहा, सर वो घर पर बीवी अकेली है और 9वां महीना चल रहा है, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और ड्राइवर चला गया। आर्यन काफी देर तक चहलकदमी करता रहा। शाम भी ढल चुकी, निधि के भी काफी कॉल आ चुके थे, लेकिन उसने उठाए नहीं, वरना डांटेगी कि ड्राइवर को भेज दिया और वो वहां अकेला है। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बारिश जैसा मौसम हो गया। आर्यन ने भी सोचा अब कलेक्टर नहीं आएगा, यही सोचकर वह घर जाने के लिए अपने ड्राइवर को फोन करने ही वाला था। तभी उसका बनाया सारा रोड अपने आप उखड़ने लगा। कंक्रीट, सीमेंट और गिट्टी अलग होने लगे। ऐसा नजारा देख आर्यन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। तभी अचानक एक काला साया उड़ता हुआ आर्यन के पास आया और वही उसके रोड पर हल चलाने लगा। आर्यन ने डरते हुए उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तभी वो आदमी मुड़ा। उसके चेहरे को देख आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। खून से लथपथ चेहरा और हाथ की जगह केवल कंकाल दिख रहे थे। उसके चेहरे पर अनगिनत बड़े बड़े कीड़े उसके मांस में लटके हुए आर्यन को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। सुनसान रोड पर अकेला आर्यन ऐसा नजारा देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन अब मोबाइल में नेटवर्क नहीं था।
दौड़ते हुए उसका मोबाइल वहीं गिर गया। वह बेतहासा भाग रहा था, लेकिन फिर से वो उसी जगह पहुंच गया। वह काला साया उड़ते हुए आर्यन के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर अनगिनत बड़े बड़े कीड़े आर्यन के ऊपर चढ़ गए। देखते ही देखते उन कीड़ों ने आर्यन का पेट फाड़कर जानवरों की भांति खाने लगा। उन कीड़ों ने आर्यन की आंखों को भी फोड़ दिया और आर्यन की आंखों को भी चबा गए। कुछ ही पलों में आर्यन ने दम तोड़ दिया। कुछ वक्त के बाद मनोज भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। कहते हैं कि उस रोड पर किसी बेकसूर किसान की जमीन थी। वह जमीन सरकार ने उस किसान के खेत से छीन ली। उस बेचारे किसान का मुआवजा भी बीच में डकार लिया गया और उसकी जमीन पर रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सदमे में उस किसान ने उसी रोड पर दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद वो रोड फिर कभी नहीं बन पाई। मौत हमेशा दबे पांव आती है, लेकिन जो किस्मत वाले होते हैं, मौत उन्हें बचने का एक मौका भी देती है, बशर्ते आप उस मौके को कैश करना जानते हो। वैभव और अनीता को भी यह मौका मिला था जब वो आधी रात में प्यार और मस्ती के 2 पल ढूंढने के लिए दबे पांव अपने घर से बाहर निकले थे। वैभव, जाने क्यों मुझे आज ऐसे बाहर जाते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज क्या हुआ? पता नहीं, मगर आज तक मुझे ऐसा भी तो नहीं लगा जैसा ऐसा आज लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। गाड़ी में बैठो। वैभव, वैभव, बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया है। So what? तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। एक तो मेरा मन बाहर जाने को नहीं मान रहा, ऊपर से काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। ये अच्छे संकेत नहीं है। मेरी मानो वापस अंदर चलते हैं। 2 महीने बाद हमें बाहर जाने का ये मौका मिला है अनीता, और तुम इसे वेस्ट करना चाहती हो। प्लीज सिट, मेरा मूड स्पॉइल मत करो। वैभव, कार भी पंक्चर है। वो गॉड, अब तुम प्लीज फिर से अंदर जाने के लिए मत कहना। हम घूमने जाएंगे तो जाएंगे, मैं टायर बदलता हूँ। वैभव और अनीता के सामने एक के बाद एक कई चीजें हो रही थी जो उन्हें घर से बाहर जाने से रोक रही थी, मगर वैभव की जिद के आगे हर चीज को झुकना पड़ा। झुकना पड़ा अनीता की सिक्स्थ सेंस को, झुकना पड़ा काली बिल्ली के रास्ते काटने को, और झुकना पड़ा कार के पंचर टायर को, क्योंकि मौत की होनी जीत रही थी। वैभव, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। होने दो, उसे बचाने का ठेका नहीं ले रखा है हमने। कितने इंसेंसिटिव हो गए हो तुम वैभव। गाड़ी रोको। यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आगे कितना अंधेरा है। कहीं मैं वैभव के अगेंस्ट जाकर कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले रही। कुछ मिला? हम आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करने घर से निकले हैं अन्नू, वही करते हैं। मैं कमरा बुक करके आता हूं। क्या हुआ? कमरा मिला? आज किस्मत ही खराब है, कोई भी कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा घूम ही लेते हैं। वैभव, उस लड़की की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्नू। तुमने गाड़ी से उतरकर देखा था ना पीछे? कुछ मिला तुम्हें? मान लिया कोई एक्सीडेंट हुआ भी होगा, तुम मरने दो ना यार, जो मर रहा है हमें क्या लेना देना। मुझे प्यास लगी है, बॉटल पीछे रखिए, दे दो प्लीज। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हीं हजारों विक्टिम में से एक हूँ जो सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं जिनकी समय पर कोई मदद नहीं करता। लोग हम जैसों की फिक्र नहीं करते, और अब चुड़ैल बनने के बाद मैं ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करती। सबको मार डालती हूँ, तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया। क्यों मारा? वो तो तुम्हारे लिए रुकी थी वहाँ।
रुकना अलग बात है, पूरे मन से मदद के लिए आखिरी छोर तक पहुंचना अलग बात है। तुम्हारी बीवी अगर 4 कदम और आगे आ जाती तो मैं तुम्हें मारने नहीं इतने कदम चल कर आती। ये क्या कर रही हो तुम? रोको इस कार को, रोको। घर से जब चले थे मौत तुम्हें रोक रही थी, तुम ही नहीं रुके, अब ये कार भी नहीं रुकेगी। तुम्हारी गिनती भी मेरी मौत के जैसे सड़क हादसे का भेंट चढ़ेगी। जिंदगी में कभी भी इतना स्वार्थी नहीं होना कि आपकी खुशी के आगे इंसानी जिंदगी के कोई मायने ना रहे, और इतना जिद्दी भी नहीं होना कि कोई काम ना करने के 1 नहीं 2 नहीं 3 संकेत मिलने के बाद भी वही काम करना जो मन में है। वरना मौत का क्या है, वह लापरवाह लोगों को झपटने के लिए उनके साथ ही चलती है। भूतिया जंगल। आज की कहानी नीरज नाम के एक लड़के की है, जो केरल के एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? 3 साल पहले। उस समय नीरज की उम्र लगभग 23 साल की थी। दरअसल नीरज अपने बड़े भाई रमन के साथ मामा के लड़के की शादी में जा रहा है, और दोनों बस से मामा के गांव जा रहे हैं। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि यह जंगल बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नीरज और उसके भाई रमन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। वहां सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था, इस जंगल में ना आए। भैया, ये जगह जगह जंगल में ना आए के बोर्ड क्यों लगे हैं? ऐसा भी क्या है यहाँ? अरे तू भी कमाल की बात करता है। जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बोर्ड तो लगाएगी ही सरकार। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। छोड़ ना नीरज, हमें कौन सा यहाँ जाना है। कुछ देर बाद दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी बहन और जीजाजी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मामा जी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो इतने दूर सफर करके नहीं आ सकती, और पापा भी घर पर ही उनका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने हम दोनों को भेज दिया। अरे भैया, आप दोनों आ गए, वाह क्या बात है। अब आएगा असली मजा तो। ये अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी माँ से। अब तुम दोनों कुछ खाओ पियो और खूब रौनक लगाओ शादी में। चलो नीरज और रमन भैया, हम चलकर जरा शादी की महफिल जमाएं और रौनक लगाएं। ये मजा आ गया आज तो, बहुत नाचे सब और खूब मनोरंजन भी किया सबने। शादी के अगले दिन रमन और नीरज अपना सामान पैक कर रहे हैं और वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहां नीरज के मामा आ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ मामा जी, शादी तो हो गई, अब जाना ही है। ये गैरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे असली काम तो शादी के बाद होता है, यहाँ सब संभालने में कौन मदद करेगा मेरी? ऐसी बात नहीं है मामा जी, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पापा भी अकेले हैं ना। अच्छा ऐसा करते हैं रमन, तू यहाँ रह के मामा जी की मदद कर और मैं घर जाता हूँ, फिर तू आ जाना 4-5 दिनों में काम करवा के। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीरज अपना सामान पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। गांव जाते वक्त तो उन दोनों को सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई रमन भी था। लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त नीरज अकेला था। नीरज पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक चुका था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब बस कहीं रुकेगी तो वहीं से पानी भर लेगा। और तभी कुछ समय बाद एक छोटे से टी स्टॉल के पास बस रुकती है। नीरज काफी खुश हो गया था क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। बस से उतरने के बाद वो अपने सिर को बाएं दाएं घुमाता है और देखता है
कि वहां थोड़ी दूर पर एक नारियल पानी वाला है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी भरने के लिए कोई नल नहीं दिखता है। तो वो उस नारियल पानी वाले के पास जाता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान इलाका है, पानी तक नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं। बस ऐसा ही है भैया। पानी तो मेरे पास है, मुझे 2 बोतल मैं भर कर ला देता हूँ। पर तुम्हारे पास कहाँ है पानी? भाई यहाँ थोड़ा आगे जाकर नल लगा है, वहां से भर कर ला देता हूँ। आप चाहो तो साथ चल सकते हो। लेकिन मुझे तो जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तुम ही ले आओ पानी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नारियल वाला बोतल भरने चला जाता है। नीरज इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक वो आदमी वापस नहीं आता है। नीरज भी उस रास्ते पर आगे चल पड़ता है। वह बस से दूर पहुंच जाता है। नीरज थोड़ा आगे जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में बोतल लिए वापस आता दिखाई देता है। लो भाई, कहा था ना मैंने, पानी है यहाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो पी लो। नीरज बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी डालता है तभी वो पानी खून बन जाता है और वो नारियल वाला आदमी वहां से गायब हो जाता है। नीरज बहुत डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है। तभी वो मुड़कर बस की तरफ भागता है और देखता है कि बस वहां नहीं होती और ना ही कोई टी स्टॉल और ना ही कोई लोग। वह एक सुनसान सड़क पर जंगल से घिरा हुआ अंधेरे में खड़ा है। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? तभी उसे जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहां कोई घर या लोग हैं, तभी रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं जाकर मदद मांगता हूँ। वह जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है वो रोशनी गायब हो जाती है। अचानक से उसे जंगल में एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 5 साल की लग रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नीरज को यह देखकर तो अच्छा लगा कि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो औरत जंगल में क्या कर रही थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नीरज को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नीरज थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वह बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बड़ी अजीब बात थी। जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? चले जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वहां सड़क है, वहां से हमें मदद मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आप भी जंगलों में खो गई थी क्या? मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नीरज भी उसके पीछे जाता है और सड़क पर खड़ा रहता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बस आ रही है, हम उसे रोक लेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से मुझसे दूर। तभी नीरज को दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के साथ भागती हुई बस की तरफ जाती है। नहीं, रुको! वह भागकर उनके पास जाता है और जाकर बच्चे को पकड़ता है। और इसी बीच नीरज को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। मार डालो मेरे बेटे को। वही दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर पर भी किसी गहरी चोट का निशान था। मुझे और मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह दृश्य देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साथ ही उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मैंने बोला था तुझे कि चले जा यहाँ से, पर तूने नहीं सुना। अब तुझे भी बाकी सबकी तरह मरना होगा। नीरज पीछे हट जाता है
और वो बस उन दोनों के आर पार हो जाती है। नीरज काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। वह बस भी नीरज के लिए नहीं रुकती है। नीरज तेजी से भागता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुझसे बचकर इस अंधेरे में और कहाँ जाएगा तू? काफी दूर तक भागते हुए नीरज की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है और वो औरत और बच्चा अभी भी उसके पीछे होते हैं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे पुराने रूप में मेरा पीछा करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। तू मुझसे अब नहीं बच सकता। तभी थोड़ा आगे जाकर एक और बस आकर नीरज के पास रुक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आओ बस में बैठो। घबराया हुआ नीरज बस में बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नीरज के मन में बार बार आ रहा था। नीरज उस कंडक्टर को सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? तब वो कंडक्टर उसे एक सच्ची घटना सुनाता है जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 7 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में बस रुकी तो बच्चे ने खाने की चीज की जिद की और वो आदमी बस से उतरकर उसके लिए कोई चीज लेने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उतरकर भागने लगा और उसकी माँ भी पीछे भागी। दोनों माँ बेटे बस से उतर गए, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहां ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गई। इतनी देर में तो बस भी निकल गई। वो औरत वापस सड़क पर आकर अपने पति का इंतजार करने लग गई। तभी वहां एक और बस आ रही थी तो उस आदमी ने चुपके से आकर अपनी पत्नी और बच्चे को बस के आगे धक्का दे दिया। वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को मारना ही चाहता था, इसलिए गायब होने का नाटक कर रहा था। पर क्यों? ये तो नहीं पता। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नीरज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, यह अच्छी बात थी। फिर नीरज उस रात की पूरी घटनाओं को एक बार फिर से याद करता है और डर से कांप उठता है। वह बस एक सीट के कोने में सहम कर बैठ जाता है, मानो उसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो कि उस डरावने मंजर से गुजरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। नीरज उसी बस में रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह अपने शहर पहुंच जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।